अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए। और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम महा टीटी सीटेट 2024 की सीरीज़ में जहानत का तस्वुर कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये भी सीटेट और महा टीटी दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है और सीडीपी के अंदर तकरीबन थ्योरीज़ दोनों के अंदर हैं, इसलिए जहानत का तस्वुर देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम आज की इस क्लास में कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जहानत के तस्वुर को देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके टाइप्स को भी हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जहानत का तस्वुर कि जहानत क्या चीज़ है, जहानत क्या है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में इसको समझेंगे क्योंकि महा टीटी में आपको उर्दू काम आएगा और इंग्लिश में आपको सीटेट में काम आएगा। तो जहानत क्या है, या जब भी हम सवाल दिल में पैदा होगा आपके कि इंटेलिजेंस क्या है, जहानत क्या है, तो इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे या फिर आप इसको किस तरह समझेंगे। तो सिंपल वर्ड में हमने इसको नोट्स में बनाने की कोशिश की है। इंटेलिजेंस इज़ एन एबिलिटी। इंटेलिजेंस ये चीज़ एक एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब है सलाहियत। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, टू एक्वायर एंड टू अप्लाई द नॉलेज एंड द स्किल। जहानत क्या है कि नॉलेज को, इल्म को समझना, उस पर महारत हासिल करना और उसको रूबे अमल में लाना। किन चीज़ों को? नॉलेज और स्किल को। बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जहानत क्या चीज़ है, इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। इंटेलिजेंस वो चीज़ है जब फ़र्द या बच्चा इल्म को और महारत को क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है, एक्वायर करता है और अप्लाई करता है। इस काबिल हो जाता है कि वह हासिल शुदा इल्म को, हासिल शुदा महारत को बच्चा जब अपने हैं उसे एक्वायर करते हैं और उसे रूबे अमल में लाते हैं, अप्लाई करते हैं, उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को हम जहानत कहेंगे। ठीक है, तारीफ समझ में आई आपको? उसके बाद देखिए कि जहानत इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंटेलिजर। अक्सर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी लातीनी लफ्ज़ साइको, उसके बाद इस तरह के अल्फाज से निकला है। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये भी इंटेलिजर से निकला है, डिराइव्ड फ्रॉम इंटेलिजर या फिर इंटेलिजिशिया, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। ये लफ्ज़ यहाँ से निकला है और उसका मतलब है समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हम जहानत किस किस के बारे में, जहानत की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके अंदर अहम नुकात क्या है, उसको सिंपल छोटे छोटे नुकात की शक्ल में उर्दू में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश में अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उर्दू में भी उसको नुकात की शक्ल में लिख सकते हैं। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ए पर्सनल लाइफ एंड अडेप्टेशन। ठीक है, ऐसी सलाहियत जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अडेप्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, मुवाफिक, अपने आप को हालात के मुवाफिक ढाल देना, उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में जब आप घिर जाते हैं, किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करते हैं, तो आप अपने आप को अडेप्टेशन में ढाल देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहेंगे। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट। चूँकि हमने तारीफ में पढ़ा है कि जहानत क्या चीज़ है, जहानत इल्म और महारत दोनों को समझना और रूबे अमल में लाना, इस्तेमाल में लाना, उस चीज़ का नाम जहानत है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो कैसे बढ़ेगा, वो बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस, जहानत कैसे आएगी? तो दो चीज़ों से आएगी।
एक है एक्सपीरियंस और दूसरा है एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जब बच्चे तालीम हासिल करने के दौरान मुख्तलिफ तजुर्बात से रोशनास होंगे, मुख्तलिफ तजुर्बात उनको मिलेंगे, तब वो बच्चे अपनी ज़हानत को फ़रोग़ दे पाएंगे। और ये ज़हानत के, एक्सपेरिमेंट के, एक्सपीरियंस के मौक़े फ़राहम करना ये मौल्लिम की ज़िम्मेदारी है। लाइफ एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है? ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ धोखा या फिर खुशी गम, वो सब के सब शुमार होता है लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। ज़हानत एक ऐसी एबिलिटी जहाँ पर हम कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और किसी चीज़ के बारे में जजमेंट का लेने का काबिल बन जाते हैं, फ़ैसला लेने के काबिल बन जाते हैं। वक्त पर सही फ़ैसला लेना ये भी एक ज़हानत है। ठीक है, हालात के मुवाक़िफ़ फ़ैसला लेना, मुताबिक फ़ैसला लेना, मुनासिबत से राय मशवरा देना, ये भी एक ज़हानत है। इट इज़ एन एबिलिटी which consists of understanding the people and their relationships, understanding the objects, symbols and language। ये कैसी ज़हानत, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सलाहियत है जहाँ पर हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को समझते हैं, उनके ताल्लुकात को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्बॉल एंड लैंग्वेज। अलामतों के ज़रिए, उनकी ज़बानों के ज़रिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग किस नीयत से क्या बात कर। जी, तो इस जी मैडम बोलिए। जी, जी, जी। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस, जी, एक्सपीरियंस यहाँ पर इस मीनिंग में आता है कि जो हम खुद फितरी तौर पर जिन चीज़ों से सफ़र होते हैं, उसे हम एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ठीक है? आप जानबूझकर किसी चीज़ को, किसी तजुर्बे को नहीं करते, बल्कि मिसाल के तौर पर आप, किसी ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपको या फिर मान लीजिए कि स्कूल में जिन चीज़ों से आप फितरी तौर पर सफ़र होते हैं, ठीक है? नई-नई चीज़ों से आप रोशनास होते हैं, नई-नई चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा जिन चीज़ों को क्लासरूम के अंदर आने के बाद रिलेशनशिप को समझता है, एक्सपीरियंसेस को समझता है, जो फितरी तौर पर सीखता है, हम उसे एक्सपीरियंस में, सेल्फ एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स जो हम जानबूझकर करते हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए। ओके? उसके बाद देखिए कि ये जो इंटेलिजेंस है, उसमें 2 चीज़ें हैं, जी फैक्टर। ठीक है? जी फैक्टर क्या चीज़ है? जी फैक्टर आपको इंटेलिजेंस थ्योरीज़ में आगे आने वाली है, उसको भी हमको समझना है कि जी फैक्टर क्या है। तो जी फैक्टर सीटेट में या कहीं पर भी आपको नज़र आए ज़हानत के साथ, ठीक है? तो उसको समझना है जनरल फैक्टर। ठीक है? और जनरल फैक्टर को आसानी से कहेंगे हम कॉमन सेंस। ठीक है? आम ज़हानत, उसका नाम है जी फैक्टर। कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, इंसान को अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, लोगों से ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, इल्म के हुसूल के लिए एटलीस्ट हम ये आम तौर पर इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम कॉमन सेंस तो हो आपके अंदर। हर बच्चे के अंदर इतना कॉमन सेंस हो कि वो किसी चीज़ को समझ पाए, सामने वाला क्या कह रहा है उस चीज़ को सुन पाए, इतना तो कॉमन सेंस हो। उसी कॉमन सेंस का नाम है जी फैक्टर। ओके? ओके? आप समझ रहे हैं? जी फैक्टर आपको आगे भी आने वाला है। ठीक है? यूनिफैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर जो थ्योरीज़ हैं, इंशाल्लाह वो अज़ीज़ आगे आएँगे आपको अभी थोड़ी देर में, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है? एक है यूनिफैक्टर थ्योरी और दूसरी है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है? आप हेडिंग बनाइए आपके पास, यूनिफैक्टर थ्योरी। यू से लिखिए यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, ठीक है? एक आमिल नज़रिया उसे कहते हैं ज़हानत का, यक आमिल नज़रिया उर्दू में कहते हैं।
इसको पेश करने वाले हैं अल्फ्रेड बिनेट। इसको पेश करने वाले हैं अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने जहानत का यक अमली नज़रिया या एक आमिल नज़रिया पेश किया पहली मर्तबा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए, इस थ्योरी को, यूनिफैक्टर थ्योरी को याद रखने के लिए हमने आपके सामने एक छोटा सा फ्लावर और फूल बनाए। ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ। ये पूरी नज़रियाती थ्योरी को हमने ऑफलाइन के अंदर भी याद रखने के तरीक़ा भी बताए हैं कि इसको आप किस तरह याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एक फूल जो नज़र आ रहा है आपको, तो आप याद रखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर आपको जब भी यूनिफैक्टर नज़र आएगा तो आपको ये याद रखना है कि यूनिफैक्टर थ्योरी यक आमिल जहानत का नज़रिया अल्फ्रेड बिनेट ने पेश किया था। एक फूल के ज़रिए याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर रखना है ए बी लिखो, अल्फ्रेड बिनेट ने। ओके, कब पेश किया? 1904 में। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने यूनिट फैक्टर थ्योरी का नज़रिया पेश किया। इंटेलिजेंस टेस्ट उसने दिया था, इंटेलिजेंस टेस्ट 1904 में दिया उसने। जहानत की जांच उर्दू में कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, 1904 में दिया उसने। इस चीज़ को आपको याद रखना है। साथ ही साथ यही वो अल्फ्रेड बिनेट था जिसने पहली मर्तबा मेंटल एज का तस्वुर दिया। मेंटल एज, जहनी उम्र जिसे हम कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज ये टर्म कॉइन करने वाला भी आगे आएगा। आईक्यू टॉपिक पढ़ना है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, उसके अंदर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज है, जहनी उम्र बटे जिस्मानी उम्र। तो उसमें मेंटल एज जो लफ्ज़ है ये पहली मर्तबा अल्फ्रेड बिनेट ने ही पेश किया। ठीक है, और उसने कहा कि ज़िंदा रहने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर इंसान में एक फैक्टर होता है। यूनिक का मतलब क्या है? एक। यूनिक बना यूनिक से। ठीक है, यूनिक बना यूनिक से। तो हर किसी के अंदर एक फैक्टर होता है, और वो फैक्टर क्या है? कॉमन सेंस है। उसी कॉमन फैक्ट्स का नाम अभी हमने आपको जो बताया वो जनरल फैक्टर है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पॉइंट की शक्ल में आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस थ्योरी में क्या क्या याद रखना है वो बता देते हैं हम फिर से आपको कि सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने पेश की, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने पेश की, जहानत का एक आमिल का नज़रिया किसने पेश किया। तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, और अल्फ्रेड बिनेट वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला जहानत का जांच पेश किया फ्रांस में। और कब पेश किया? 1904 में। ठीक है, और यही वो साइकोलॉजिस्ट था जिसने पहली मर्तबा मेंटल एज को, तस्वुर को लोगों के सामने पेश किया। और तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इसने जो पूरी थ्योरी का नाम ही यूनिफैक्टर है, तो वो यूनिफैक्टर वो अकेला एक उनसर कौन है जो अल्फ्रेड बिनेट ने बताया है? तो उसका कहना है कि जी फैक्टर है। वो जी का मतलब है जनरल फैक्टर। जनरल को आम जबान में कहेंगे, क्या कहेंगे? ओके, समझ चुके हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी जो थ्योरी आएगी इंटेलिजेंस के अंदर, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर, वो है टू फैक्टर थ्योरी। अभी आपने सिंगल फैक्टर देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं टू फैक्टर। ठीक है, तो टू फैक्टर थ्योरी को याद रखने के लिए अब वहाँ पर एक उनसर बताया गया, जनरल फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर टू फैक्टर बताए गए हैं, दो अनासिर बताए गए हैं, दो अवामिल बताए गए हैं। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी का नाम टू फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, आमतौर पर इसको याद रखने के लिए भी जैसा हमने वहाँ पर शुरुआत में आपको एक फ्लावर बताए। ठीक है, ए बी एक फ्लावर जनरल फैक्टर है और अल्फ्रेड बिनेट ने पेश किया। उसी तरह यहाँ पर आपको वी का सिंबल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वी का सिंबल जो हमने बनाए हैं इसलिए याद रखने के लिए कि उसके नीचे एक गलत लफ्ज भी हमने लिखे हैं। ये कोई बताएगा कि ये जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पाइडरमैन ने पेश किया। सही है ये जुमला? स्पाइडरमैन देखे आपने?
जी हाँ, स्पाइडरमैन कैसा होगा? गलत है, सही बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन अपने जो जाले जो आपके फिंगर से निकालता है, वो कैसे निकालता है? आप अपने तौर पर देखिए कैसे निकालता है, अपने हाथ को देखिए और बताइए कि वो कैसे बद निकालता है वो? 2 फिंगर से, ठीक है? जी, बस। तो दोनों चीज़ों हमारे पास उन चीज़ों को हमने सिर्फ़ याद रखने के लिए ऑनलाइन में भी और ऑफ़लाइन में भी बताए हैं कि 2 फिंगर्स जो आप अपने हाथ में देख रहे हैं स्पाइडरमैन के, वो 2 फिंगर को याद रखना है कि ये 2 फैक्टर है जो स्पाइडरमैन ने पेश किया। लेकिन स्पाइडरमैन ने पेश नहीं किया, मिलता-जुलता नाम है, उनका नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है? अगर आप स्पाइडरमैन भी याद रखेंगे, तो आपको 2 फैक्टर याद रह जाएँगे, ओके? जस्ट याद रखने के लिए इस तरह के जुगाड़ कुछ भी चीज़ें बनाई जाती है ताकि आप किसी न किसी तरह उस थ्योरी को किसी ट्रिक के ज़रिए याद रखें। तो ये ट्रिक याद रहेगी आपको, टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, तो अपने हाथों को देख लेने का, टू फैक्टर किसकी है, तो अपन स्पाइडरमैन बन जाते। तो ऑप्शन में आपको कहीं पर भी स्पाइडरमैन नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्या नाम नज़र आएगा? स्पाइडरमैन, ओके? अब देखिए जनरल फैक्टर में तो आप समझ गए कि जनरल फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन ने कौन से 2 चीज़ें पेश की, ठीक है? उसने 2 चीज़ें पेश की, एक है जनरल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है? यहाँ पर आपको एक जी मिल जाएगा और दूसरा है एस मिल जाएगा, जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर वही है जो अल्फ्रेड बिनेट ने बताया। क्या है जनरल फैक्टर आप बताइए ज़रा आप? जी, वेरी गुड। आसान भाषा में कॉमन सेंस है, जो हर इंसान के लिए, हर बच्चे के अंदर होता है, होना भी चाहिए, ठीक है? अब ये स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, वो टू फैक्टर थ्योरी में इंट्रोड्यूस हुआ स्परमैन के ज़रिए, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जनरल फैक्टर तो हमको मालूम है कि बेस्ड ऑफ ये जो स्पेसिफिक फैक्टर हैं, वो चीज़ क्या है, बेस्ड ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी। एक ख़ास तौर की महारत के लिए एक ख़ास किस्म की सलाहियत है टू परफॉर्म द टास्क और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो किसी टास्क को अंजाम देने के लिए, किसी मसले के हल के लिए, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ऐसी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। दैट एबिलिटी इज़ नोन एज़ स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है? और उसके बाद देखिए कि जब हम जनरल फैक्टर की बात करते हैं, इट इज़ इनेट और हेरिडिटी। जनरल फैक्टर क्या है कि हम ये इनेट एबिलिटी है, ये हेरिडिटी से हम विरासत में मिलती है जनरल फैक्टर, जो हमें बाद में इन्फ्लुएंस करती है एनवायरमेंटल फैक्टर से। हम उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं स्पेसिफिक फैक्टर के लिए। मिसाल के तौर पर ये समझ लीजिए कि जनरल फैक्टर एक कॉमन सेंस है और स्पेसिफिक फैक्टर एबिलिटी जो एक महारत है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि अभी आपके हाथ में अगर हमारे नवाज़ सर, आप क्रिकेट खेलते हैं? जी, जी। अगर आप और मैं एक बैट और एक बॉल लेकर मैदान में आ जाएँ, तो इतना तो आपको और मुझे कॉमन सेंस है कि बैट कैसी पकड़ना है, आप भी खेल सकते हैं और मैं भी खेल सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको बॉल आपकी तरफ फेंकूँगा, आप बैट का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप बॉल फेंकेंगे, मैं बैट का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर आप बॉलिंग डालते हैं, तो कम से कम आप तो इस बात की एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे कि अज़ीम सर उसकी जो मुट्ठी है, वो अपने हाथों में रखेंगे, ठीक है? इतनी तो कॉमन सेंस रहेगी ना, कि बैट किस तरह पकड़ी जाती है, खड़ा किस तरह रहे, उल्टी बैट तो नहीं पकड़ेंगे हम। तो ये जो चीज़ है, जो हाँ, हर कोई कर सकता, उसे हम कॉमन सेंस कहेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपसे बात की जाएगी कि अगर आपका सिलेक्शन अज़ीम सर का या फिर हमारे नवाज़ सर का सिलेक्शन स्टेट टीम में होना चाहिए या फिर इंडिया की टीम में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो फिर इसके लिए क्या लगेगा? नवाज़ सर इतना काफ़ी है कि आज जितना आपको और मुझे आता है क्रिकेट? इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए फिर क्या चीज़ दरकार होगी? और और बोलिए, सही जा रहे हैं आप, बोलिए। जी, जी, आ चुके हैं, ऑप्शंस आ चुके हैं। आपको ट्रेनिंग लगेगी, आपको हार्ड वर्क लगेगा, आपको स्किल लगेंगी, महारत, और आपको ट्रेनिंग भी लगेगी। तो स्पेसिफिक एबिलिटी वो है, जहाँ पर आप ट्रेनिंग के ज़रिए हासिल करते हैं,
जो आप हार्ड वर्क के ज़रिए हासिल करते हैं, जो आप किसी ख़ास टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए अपने अंदर महारत पैदा करते हैं, दैट इज़ नोन एज़ स्पेसिफिक एबिलिटी। समझ में आया? और जब तक याद रखिए कि जब तक आपके अंदर जी फैक्टर नहीं है, जनरल एबिलिटी नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, तब तक आप स्पेसिफिक एबिलिटी के भी हासिल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए भी जी फैक्टर ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? महारत के लिए भी कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जी फैक्टर नहीं है, तो आप एस फैक्टर में भी महारत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जी फैक्टर इम्पोर्टेंट है या स्पेसिफिक फैक्टर इम्पोर्टेंट है फिर? जी, जी फैक्टर इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक एबिलिटी आपको जी फैक्टर के बगैर नहीं आएगी। ठीक है? तो जी फैक्टर क्या है? ये लाल कलर में आपको नज़र आ रहा है। जी फैक्टर क्या है? इट इज़ कॉमन मिनिमम नेसेसरी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है? और जो पिंक कलर में नज़र आ रहा है, वो है आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी। इट इज़ नीडेड इन ओनली मास्टरी और परफेक्शन इन स्पेसिफिक फील्ड। स्पेसिफिक फैक्टर आपको कब लगेगा? जब आप किसी चीज़ के अंदर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, परफेक्शन बनना चाहते हैं। सानिया मिर्ज़ा, आप भी यहाँ पर बहुत सारी मेरी माँ-बहनें बैठी हुई हैं, तो आप देखते हैं कि आपको भी अगर बैडमिंटन दे दिया जाए, तो आप अपने जनरल फैक्टर के ज़रिए रमज़ान के महीने में आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, खेलते भी हैं। लेकिन सानिया मिर्ज़ा में और आप में क्या फ़र्क है बताइए? आपके अंदर कौन-सा फैक्टर है और सानिया मिर्ज़ा में कौन-सा फैक्टर है? वेरी गुड, समझ में आ गया? तो ये 2 टास्क हैं, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये दोनों भी चीज़ें किसने पेश की है? स्परमैन, ठीक है? अ, ओके, समझ में आ गया? यूनिफैक्टर और 2 फैक्टर थ्योरी समझ में आ गया इंटेलिजेंस के? आगे बढ़ें? चलिए। अब देखिए, 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गए, अब उसके बाद और एक थ्योरी है और एक नज़रिया है जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? जी, मोर देन 1 फैक्टर्स। ठीक है? ओके। अब देखिए, छोटा-सा जो तरतीब हम इस सबक को याद रखने के लिए हमेशा हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को भी और चलिए, तो यहाँ पर जो ऑफ़लाइन के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि इन थ्योरीज़ को याद रखने के लिए हम गुलदस्ते आपको फ्लावर्स देते हैं। ठीक है? ये अगर आपके पास हैं, ये कौन-सी थ्योरी है बताइए? यूनिफैक्टर। ये कौन-सी ये कौन-सी थ्योरी है? टू फैक्टर। ठीक है? और जब मल्टी फैक्टर आ जाएगा तो फिर एक से ज़्यादा फ्लावर्स आपके पॉट में रहेंगे। ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। पहले हम इसको उर्दू में समझेंगे, उसके बाद इंग्लिश में मैं आपको जिस स्टेप्स हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? हार्वर्ड गार्डनर ने ये नज़रिया पेश किया जिसे हम मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। उर्दू में इसे कसीर अवामिल नज़रिया भी कहते हैं। ठीक है? उर्दू में महा टीटी वाले याद रखें कि कसीर अवामिल नज़रिया हम इसे कहते हैं। जिसके मुताबिक इंसान की ज़हानत एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़साम में होती है। मेरी मुराद ये कि जो हमने सिंगल फैक्टर देखे, 2 फैक्टर देखे, तो अब यहाँ पर गार्डनर कहते हैं कि 1 या 2 अवामिल ज़िम्मेदार नहीं होते हैं इंसान की ज़हानत के लिए, बल्कि मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, अवामिल होते हैं। गार्डनर के मुताबिक हर शख़्स मुख्तलिफ अक़साम की ज़हानतों का मजमूआ रखता है। गार्डनर कहते हैं कि एक टैलेंट नहीं होगा, कोई एक उनसर नहीं होगा, मुख्तलिफ ज़हानतें इंसान के अंदर हो सकती हैं, जो उसकी शख्सियत, दिलचस्पियों, काबिलियतों को ज़ाहिर करती हैं। ठीक है? होता है ना कि हम बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल डायमेंशनल पर्सन, आपकी ना कोई आइडियल पर्सनैलिटी होगी जिसको आप फ़ॉलो करते हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी आपको नज़र आती है जिसको आप फ़ॉलो करते हैं। ठीक है? तो इस तरह की शख्सियत होती है, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है। देयर आर मोर देन 1 फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस। दिस थ्योरी वाज़ प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। तो उन्होंने कुल मिलाकर 8 अक़साम पेश किए। कितने? 8। तो अपना जो आप नोटबुक जी, तो आप जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें एक गमला बनाइए और गमले में
8 फ्लावर रख दीजिए गिन के, ठीक है। चलिए, तो पहले हम उर्दू में देखेंगे और उर्दू में समझाने के बाद मैं इंग्लिश में टर्म नीचे आएंगे तो उन इंग्लिश टर्म को भी आप साथ में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इंग्लिश जब पढ़ा आगे नीचे आएंगे तो आप पूछूंगा आपसे कि जहानत को उर्दू में क्या कहते हैं, तो फिर आप समझ जाना। पहली जो जहानत है, पहला जो फैक्टर है वो है ज़बानी या लिसानी जहानत, ज़बानी या लिसानी जहानत, ठीक है। चलो यहीं पर बता देता हूँ, इंग्लिश में कहते हैं इसे लिंग्विस्टिक वर्बल, लिंग्विस्टिक वर्बल, ठीक है, ज़बानी या लिसानी जहानत। अब ये लफ्ज़ को देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये किस किस्म की जहानत है, बताइए ज़रा पढ़कर। जी, ओके। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप इसी वीडियो के अंदर इसको याद भी कर लें। अगर आप किसी शख्स को देखते हैं जो बेहतरीन मुसन्निफ़ है, जो बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, शायर भी हैं और वो अपनी ज़बान पर महारत हासिल रखता है, किस चीज़ पर? ज़बान पर, उसके अल्फाज पर महारत हासिल रखता है, तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, उसके अंदर जो ज़हानत है वो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस कहलाएगी, उर्दू में ज़बानी या लिसानी महालत महारत कहलाएगी। अंडरस्टूड? मुक़र्रिर की जमा है मुक़र्रिनीन, ठीक है? मुक़र्रिरीन, ओके? तक़रीर करने वाला, जी, जी, बेशक, ठीक है? अब दूसरी ज़हानत आप देखिए, हम जो थ्योरी देख रहे हैं मल्टी फैक्टर का मतलब है कसीर अवामिल का हम नज़रिया देख रहे हैं ज़हानत का, ठीक है? तो पहली है लिंग्विस्टिक यानी ज़बानी ज़हानत, तो आपके समझ में आ गई है। दूसरी ज़हानत का जो पेश की है उन्होंने वो है रियाज़ियाती या मुंतक़ी ज़हानत, रियाज़ियाती या मुंतक़ी ज़हानत। अब मुझे बताइए कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की ज़हानत होगी। और और जी, जी, जी। ऐसी ज़हानत जो रियाज़ी के हिसाब-किताब, आदाद व शुमार में महारत हासिल रखता है, जो तज्ज़िये के ऊपर, मंतक़ के ऊपर लॉजिकली सोचता है, समझने की सलाहियत रखता है, उसे हम कहेंगे रियाज़ियाती या मुंतक़ी ज़हानत। इंग्लिश में उसे कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है? मिसाल के तौर पर साइंसदान, माहिरीन हिसाबात यानी रियाज़ीदाँ, ठीक है? कॉमर्स वाले, ठीक है? साइंटिस्ट हो गए, रियाज़ीदाँ हो गए, ये जो मैथमेटिक्स में, साइंस में पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, फ़िलॉसफ़ी करते हैं, ठीक है? वो तमाम लोगों की जो ज़हानत है, वो आएगी मैथमेटिकल, लॉजिकल इंटेलिजेंस में। अंडरस्टूड? आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए तीसरी है उर्दू में बसरी मकानी ज़हानत, बसरी मकानी ज़हानत। इंग्लिश में उसे कहेंगे विज़ुअल विज़ुअल स्पेशियल स्पेशियल इंटेलिजेंस, विज़ुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये तमाम चीज़ें इंग्लिश में नीचे आने वाली हैं, सिर्फ मैं उर्दू समझाने के लिए उर्दू में नोट्स आपके सामने रखा हूँ कि ये ऐसी ज़हानत है जहाँ पर इंसान के अंदर तस्वीर और जो स्पेस होती है यानी जगह होती है, कोई भी जगह उसको तसव्वुर करने की, अलग अलग डायमेंशन में देखने की, गौर व ख़ौस करने की, अलग अलग पहलुओं से उसको तसव्वुर करने की सलाहियत होती है, उसे हम विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या बसरी या मकानी ज़हानत कहते हैं। और ये ज़हानत हर किसी में नहीं होती, ठीक है? या किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर फ़नकार है,
फनकार से मुराद यहाँ पर वो ले लीजिए, क्या कहते हैं उसे, आर्किटेक्ट। ठीक है, AR जिसे हम कहते हैं। आर्किटेक्ट में जो सलाहियत होती है या उसका जो विजन होता है, उसकी जो बसीरत होती है, वो हमारे अंदर नहीं होती। ठीक है, अगर जिसके अंदर इस तरह की सलाहियत होगी, हम उसे बसरी या मकानी जहानत कहेंगे। मेमार है, मेमार कहते हैं बिल्डर को। ठीक है, मेमार कहते हैं बिल्डर को, मकान तामीर करने वालों को। मुजस्सिमा साज है, जब मुजस्सिमा बनाता है, कोई स्टैच्यू बनाता है, उसके अंदर भी ये बसरी सलाहियत होती है कि वो स्टैच्यू कैसे बनाना है, उसका ऑलरेडी पहले दिमाग में उसकी तस्वीर, उसका 3D 4D 6D वो पूरा उसके दिमाग में सेव होता है और उसी के मुताबिक वो उसे शक्ल देता है। इस तरह की जहानत को हम कहेंगे बसरी जहानत। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है मौसीकियाती जहानत। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ज़रा बताइए, ग्रुप में डिस्कशन में हिस्सा लीजिए। वेरी गुड। वो तमाम लोग जो मौसीक़ार हैं, ग्लोकार हैं। अब देखिए कि मौसीकी के बहुत सारे आलात हैं और हर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी आलात हैं मौसीकी के, उन सब में हर मौसीकी के आले के अंदर कोई ना कोई स्पेशल है। तबले के अंदर कोई स्पेशल है, शहनाई के अंदर कोई स्पेशल है, पियानो के अंदर कोई स्पेशल है, हारमोनियम के अंदर कोई स्पेशल है। ठीक है, गिटार के अंदर कोई स्पेशल है। ठीक है, कोई म्यूजिक कंपोज करता है, कोई गुलकार है। तो ये तमाम किस्म की जो जहानत रहेगी, या इस फील्ड में रहने वाले, काम करने वाले लोग हैं जिनको इसके अंदर दिलचस्पी भी है और इसके अंदर वो अपनी जहानत भी रखते हैं। सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विल बी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मौसीकियाती जहानत। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है जिस्मानी हरकियाती जहानत। जिस्मानी हरकियाती जहानत, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब ये है कि जिस्मानी हरकत का हम महारत के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आप टीवी शोज पर देखते हैं कि किस तरह खिलाड़ी है, रक्कास है, या अदाकारा है, या डांसर हैं, या जिम्नास्टिक के जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जो ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक के अंदर आप देखते हैं, ओलंपिक के जो स्पोर्ट्स के मुकाबलाजात होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि कितने ओलंपिक के जो स्पोर्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो किस तरह अपने जिस्म को मुख्तलिफ एंगल्स में मोड़ते हैं और अपने अज़ा का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की जो जहानत है वो जिस्मानी हरकियाती जहानत कहलाती हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहलाती हैं। अंडरस्टूड। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे शॉर्ट में। उसके बाद सिक्स्थ है बैनुल अशखासी जहानत। बैनुल अशखासी जहानत। ठीक है, ये उर्दू में चीज़ें हैं। ठीक है, ये महाटीटी में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उर्दू को इंक्लूड किया है। ठीक है, बैनुल अशखासी का मतलब आप समझते हैं, जब भी बैन आ जाता है तो यहाँ पर बिटवीन आता है, मतलब दो लोगों के दरमियान। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि लोगों के दरमियान दूसरे के जज्बात और इरादे को समझने की सलाहियत। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम लोगों के बिहेवियर को आसानी से समझते हैं, उनके एस्पेक्ट्स को समझते हैं, सेंसिटिविटी को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं। मिसाल के तौर पर असातिज़ा हैं, मुशीर हैं, समाजी कारकुनान हैं, तो इनका ऑब्जर्वेशन इतना क्लियर होता है। असातिज़ा को हम देखते हैं कि अगर किसी का पाला अगर टीचर से पड़ जाए किसी भी मामलात में, तो आखिर में वो कहकर निकलता है कि भाई इन्हों पक्के टीचर हैं। ठीक है, यानी कि
बच्चों को नफ्सियाती तौर पे समझते समझते इतना तजुर्बा आ ही जाता है एसातिज़ा के अंदर कि वो लोग किस अंदाज में बात कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, उनका इरादा क्या है, इन चीज़ को, उनके जज्बात क्या, इन चीज़ों को समझ जाते हैं। तो इस तरह की जो सलाहियत है बैनुल अशख़ासी ज़हानत कहलाती है। ठीक है? मशवरा देने वाला, सोशल वर्कर, ठीक है? उसके बाद अगला है ज़ाती या खुद शनासी ज़हानत। अब देखिए, एक थी बैनुल अशख़ासी ज़हानत जो आपने ऊपर देखी, लोगों के रवैयों को, उनके तसव्वुर को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, उनकी मंशा को समझना, उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। और अब ये नेक्स्ट है आपके सामने ज़ाती या खुद शनासी ज़हानत। इसे इंग्लिश में कहते हैं, वो थी इंटरपर्सनल और ये इंट्रापर्सनल। वो थी इंटरपर्सनल और ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ज़ाती या खुद शनासी की ज़हानत, ऐसी ज़हानत, ऐसे इंटेलिजेंस जहाँ फ़र्द या बच्चा अपनी ज़ात को समझ सकता है, अपने जज़्बात, एहसासात, ख़यालात, गुस्से को कंट्रोल रखने की सलाहियत रखता है। ठीक है? हम उसे खुद शनासी कहते हैं। अपना पोटेंशियल समझता है, अपनी कामयाबी को समझता है, अपनी नाकामी को समझ सकता है। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ी हैं, खुद शनासी पर काम करने वाले अफ़राद हैं कि किसी को वो खुद शनास कहा जाएगा उस शख्स को जो अपनी कैपेसिटी को समझता है। कोई लोग होते हैं जिनको खुद शनासी का ज़हानत नहीं है कि वो कितना काम कर सकते हैं, वो बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जो खुद शनास होते हैं, वो उतना ही काम की ज़िम्मेदारी लेते हैं, जितना उनको अपने आप पर यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो हम उसे हेलो? तो इन दोनों में फ़र्क, जी, दोनों में फ़र्क यही है कि सिर्फ़ टर्मिनोलॉजी में फ़र्क है। वो इंटरपर्सनल है, जिसको हमने बैनुल अशख़ासी कहा है। जी, इंटरपर्सनल यानी दूसरों के बारे में समझने को, और ये है इंट्रापर्सनल। ए है यहाँ पर इंट्रा यानी खुद का, ठीक है? अपनी ज़ात का। जी, ओके। चलिए नेक्स्ट है 8वां, ये जो गार्डन है जिसमें मल्टीपल फ्लावर हैं 8 किस्म के, वो गार्डनर ने 8 ज़हानत का अज्जा को पेश किया, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि वो जो फ्लावर पॉट रहेगा जिसमें 8 किस्म के मल्टीपल इंटेलिजेंस है, 8 किस्म के फ्लावर हैं। आमतौर पर मल्टीपल फ्लावर हमको कहाँ पर नज़र आते हैं बताइए? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 8 किस्म के अगर मल्टीपल फ्लावर के बारे में पूछा जाए तो उसका साइकोलॉजिस्ट का नाम भी याद रखना है कि 8 किस्म के जो अवामिल हैं वो गार्डन में रहते, मतलब गार्डनर ने पेश किया। ओके? उसके बाद देखिए कुदरती ज़हानत, ठीक है? इसको उर्दू में कहते हैं कुदरती और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, ठीक है? तो ये वो ज़हानत है, ये वो इंटेलिजेंस है जहाँ पर फ़र्द या बच्चा कुदरती माहौल, एनवायरनमेंट, जानदारों को समझने की सलाहियत रखता है, जिसे नेचर से मोहब्बत होती है, जिसे कुदरत से मोहब्बत होती है, जो कुदरत के तसव्वुरात को तज्ज़िया करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है। मिसाल के तौर पे माहिरीन हयातियात है, किसान हैं, माहौलियात के माहिरीन हैं, इनको फ़ितरी तौर पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है? वो एग्री के अंदर दिलचस्पी लेते हैं, वो बायोलॉजी के अंदर दिलचस्पी लेते हैं। किसान हैं, तो किसान तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर पे गौर व ख़ौज़ करता है, बारिश को समझता है, ज़मीन की तब्दीलियों को समझता है, फसल की तब्दीलियों को समझता है। तो ये क्या कहलाएगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाएगा, उर्दू में कुदरती ज़हानत। समझ में आया? चलिए, अब ये थ्योरी का मकसद क्या है? गार्डनर ने जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी पेश की, उसका मकसद ये है कि गार्डनर इस बात पर ज़ोर देता है कि हर इंसान में इन ज़हानों का इम्तिज़ाज मुख्तलिफ होता है, यानी कि किसी में कम या ज़्यादा का रेशो होगा।
ठीक है, ये जो 8 जो फैक्टर्स बताए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर आला किस्म की ज़हानत हो जितने मेंशन किए गए हैं। हर किसी के अंदर कम ज़्यादा हो सकता है और तालीमी निज़ाम को बच्चों की सलाहियतों को समझने और फ़रोग़ देने में इन ज़हानतों का ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है? कि इसका मतलब कहने का कंक्लूजन ये है कि जितने 8 किस्म की ज़हानत के टाइप्स इन्होंने बताए हैं, तो टीचर को भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए तालीमी निज़ाम के दौरान कि आपके जो बच्चे हैं, अगर मैथमेटिक्स का टीचर है और वो चाहता है कि पूरे के पूरे मेरे बच्चे मैथमेटिक्स में अव्वल नंबरात से पास हों। क्या ये मुमकिन है? अगर लैंग्वेज का टीचर है तो वो भी कह रहा है कि मेरे बच्चे लैंग्वेज में नंबर 1 आना, पूरे के पूरे बेस्ट रहना, क्या ये मुमकिन है? स्पोर्ट्स का टीचर है फिजिकल का तो वो कह रहा है कि पूरी क्लास ने बच्चों ने हमारे स्पोर्ट्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करना, क्या ये मुमकिन है? नहीं है। ठीक है? तो गार्डन की थ्योरी इस चीज़ की तरफ आपको इशारा देती है कि हर बच्चे में एक ही इंटेलिजेंस होना ज़रूरी नहीं है, 2 ही इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बच्चे आपके क्लास में होंगे और आपको किस बच्चे में कौन-सा इंटेलिजेंस है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई बच्चा अगर वो लैंग्वेज में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि उसको खुदरत में दिलचस्पी हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है कि वो मुक़र्रिर बन सकता है, हो सकता है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा हो और जो मैथमेटिक्स में है, हो सकता है कि वो लैंग्वेज में अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर सकता हो। तो इस तरह हमको ज़हानत के एतबार से बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब इसी थ्योरी को हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं फ़ास्ट में। इनका पूरा नाम हावर्ड गार्डनर है और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है? ये जितने भी नज़रियात आपके सामने फैक्टर्स पेश किए हैं, ये सब के सब मेंटल एबिलिटीज़ हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं। ठीक है? इन्होंने जो बुक लिखी थी ख़ास तौर पर, उसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। हावर्ड गार्डनर की ये बुक है और ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको जो बता रहे हैं किसी बुक में से कॉपी की हुई नहीं है, रिसर्च की बुनियाद पर अलग-अलग प्लेसेस से ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है? हावर्ड गार्डनर ने की जो बुक थी वो फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो वहाँ से ये जो चीज़ें ज़हानत की निकली हुई हैं, पेश की गई हैं और हावर्ड गार्डनर मुतासिर थे क्योंकि अभी शुरुआत में सेकंड लाइन में जो आपको बता दिए कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है? वफ़ूकी माहिर नफ्सियात थे। माहिर नफ्सियात में कौन-कौन आते हैं माहिर? पियाजे, एरिक्सन, ब्रूनर, ठीक है? ये उन्हीं से मुतासिर थे जो ऑलरेडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपने नज़रियात पेश कर चुके थे। ठीक है? वही चीज़ें हैं जो हमने आपको उर्दू में बताएँ। ही बिलीव दैट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे कि हर बच्चे के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, उसी तरह आप मुख्तलिफ तरीके से भी आप सिखा सकते हैं। पीपल हैव मेनी वेज़ टू लर्निंग, बच्चा या लोग लर्निंग के भी मुख्तलिफ रास्ते रखते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं उनके लर्निंग के आमोज़िश के। ही बिलीव दैट द पीपल हैव डिफरेंट वेज़ ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग आल्सो। ठीक है? ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ही मेंशन 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए, अब इनके नाम उर्दू में बताइए। पहली तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? मैं उसको टिक आउट कर रहा हूँ, आप उसको उर्दू में बताइए। इसका नाम बताइए। बसरी माकानी ज़हानत, ठीक है? चलिए, दूसरे नंबर की ज़हानत बताइए जिसमें मैं 2 नंबर लिखा हूँ। ओके। तीसरी ज़हानत बताइए जिसपे मैं 3 नंबर लिखा हूँ। बैनुल अश जी, उसमें वो कौन-सी ज़हानत है बैनुल अशख़ासी ज़हानत? सिर्फ़ जज़्बाती नहीं, दूसरों का बिहेवियर, उनका इंटेंशन, ठीक है, सब चीज़ें। जी। और मैं इसकी मिसाल दूँ तो हर घर में इंट्रापर्सनल हर ख़ानदान में इंट्रापर्सनल ज़हानत वाला एक फ़र्द होता है, जिसको आप हमारे जी, हमारे ताया-अब्बा, हमारे मामा, हमारे बड़े अब्बा, है ना? हर घर में ख़ानदान में होता है जिसको हम इज़्ज़त की नज़र से मोतबर की हैसियत से उनको देखते हैं कि कोई भी मामलात घर में हो जाए, कोई परेशानी हो जाए या फिर आप
मान लीजिए कि रिश्तों की मुनासिबत से कोई दो खानदान आपस में जुड़ रहे हैं, तो इधर वाला भी एक इंट्रापर्सनल स्किल वाला जहानत वाला शख्स इज्जत वाला आता है, उधर से भी 2-4 लोग इंट्रापर्सनल वाले आते हैं, ठीक है? तो वो एक-दूसरे के जज़्बात को समझने की कोशिश करते हैं कि फिर वो आकर अपना विश्लेषण देते हैं घर में कि वो लोग ऐसे दिख रहे, वो लोग ऐसे दिख रहे, राइट? उनका बिहेवियर ऐसा दिखा, उनका बोलने का अंदाज़ ऐसा है और वो माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ख़राब लोग हैं। तो ये सब जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, मुशाहिदे पर की बुनियाद पर देखकर बता देते हैं। तो हम उन लोगों को हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट लोग कहेंगे। दूसरे वो लोग हैं चौथे नंबर पर इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल दोनों में फ़र्क को देखिए। जी, जी। इसमें आप याद जी, तो इंट्रापर्सनल के लिए भी आप याद रखिए कि ये लोग बहुत कामयाब होते हैं। अगर आप में भी ये चीज़ सलाहियत है तो इंशाल्लाह आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, कि मेरी पोटेंशियल कितनी है, मैं किस चीज़ को कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ को किस आज़माइश में कितना मैं उतर सकता हूँ, कितना मैं सब्र कर सकता हूँ। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है तो आपके अंदर ये इंट्रापर्सनल स्किल है, ठीक है? 5वीं जो है लॉजिकल मैथमेटिकल, छठी है म्यूज़िकल। जी। और 7वीं है बॉडीली काइनेस्थेटिक और 8वीं है नेचरिस्टिक। समझ में आ गए आठों ये? उर्दू में हमने देख लिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद लॉजिकल इंटेलिजेंस हमने देखे हैं। उसके बाद आपने स्पेशियल थिंकिंग देखें, विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, म्यूजिकल इंटेलिजेंस देखें, सेंसिटिविटी टू द म्यूजिकल थिंग्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स। पांचवा आपने देखे हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। 6 आपने देखे हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू अदर एस्पेक्ट ऑफ अनदर बिहेवियर एंड देयर विल, उनके मंशा को समझते हैं। इंट्रापर्सनल, अब देखिए कि अगली जो थ्योरी है, जो नज़रिया है, पहला आपने कौन सा देखे, ज़रा नाम बताइए, कौन सा थ्योरी देखे आपने? जी, जी। अब देखना है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है? अब वहाँ पर आपने जो गमला बनाए थे, जो आपने पॉट बनाए थे, उस एक पॉट में आपने 8 फ्लावर रखे थे, ठीक है? उसको हमने मल्टी फैक्टर का नाम दिया था। अब यहाँ पर ग्रुप फैक्टर है, यानी कि इस तरह के मल्टी फैक्टर वाले बहुत सारे फ्लावर्स अलग-अलग ग्रुप की शक्ल में रखे गए हैं। ओके, ठीक है? अगर हम मान लीजिए कि कोई फ्लावर है, रोज़ फ्लावर आपका फेवरेट होता है, ठीक है? तो रोज़ फ्लावर का जो एक ग्रुप है, रोज़ फ्लावर्स का अगर ग्रुप है इतना बड़े उसके स्टेम के साथ हैं, ठीक है? तो वो जो गुलाब है, उसमें क्या कहते हैं? जी, याद रखने का बस, वो जैसा आपने स्पाइडरमैन रॉन्ग नंबर याद रखे थे, तो ये जो ग्रुप फैक्टर आते हैं, अगर ग्रुप में अगर कोई फ्लावर्स आते हैं, तो उसके नीचे थॉर्न रहते हैं, मतलब वो ग्रुप फैक्टर वाली जो थ्योरी है वो थर्स्टोन ने पेश की। ओके, समझ रहे हैं आप? चलिए, तो इन्होंने मल्टी फैक्टर का जो था वो 8 ही फ्लावर्स थे, 8 ही फैक्टर्स थे। जब ग्रुप फैक्टर की बात आएगी तो याद रखने का G7, ठीक है? 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को यहाँ पर पेश किया गया। ओके, अगर मल्टी आ गया तो 8 फैक्टर, ग्रुप फैक्टर आ गया तो 7 फैक्टर। जी, तो उन्होंने स्परमैन की जो नज़रियात थे थ्योरी को, उसी को यहाँ पर एक्सपांड किया और 7 चीज़ों को पेश किया, 7 चीज़ों को, ठीक है? उसी के अंदर की टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर इस्तेमाल हुई, एस, पी, एन, वी, डब्ल्यू, एम और आर। कितने हो गए ज़रा गिनिए?
7। ठीक है, इसको नोटबुक में लिख भी लीजिए। SPN VWMR स्क्रीन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। SPN VWMR। ठीक है, इसको वन बाय वन हमें देखना है आगे। चलिए, SPN हमने मल्टी फैक्टर थ्योरी में ही देख ली है, बस आपको याद दहानी कराना है। एस का मतलब क्या था मल्टी फैक्टर थ्योरी में? मल्टी फैक्टर थ्योरी में मल्टीपल इंटेलिजेंस, इससे पुरानी वाली थ्योरी जस्ट अभी हम जो कंप्लीट किए हैं। स्पेशल, ठीक है जी, उन्हीं चीजों को यहाँ पर उसने तरतीब में लिखकर बताया, 7 चीजों को। स्पेशियल, ठीक है, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू परसीव स्पेशियल रिलेशन, यानी कि बसरी चीज़ों को, तस्वीर को, मकानी को उर्दू में कहते हैं बसरी चीज़ें, जिसके अंदर सलाहियत होती है। कारपेंटर है, पेंटर है, आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये सब स्पेशियल इंटेलिजेंस। आपने इसको समझ लिए हैं पहले, स्पेशियल। उसके बाद दूसरा है पी। पी का मतलब क्या है? परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड। लिखिए उसको, एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड। ये उसी से मिलते जुलते सब चीजें हैं। एन से हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल, ग्रास्प, विजुअल फील्ड। ठीक, उसके बाद है एन। एन का मतलब है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एबिलिटी, एबिलिटी टू डील विथ नंबर्स। ऐसी सलाहियत जहां पर आप हिसाब किताब को समझते हैं। इसी चीज का नाम वहां पर क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल, राइट। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। उसके बाद आता है वी। वी का मतलब क्या है? वर्बल कॉम्प्रहेंशन। वर्बल कॉम्प्रहेंशन, इसका मतलब क्या होगा? कौन सी एबिलिटी? बोलने की, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी के अंदर आएगी एबिलिटी टू थिंक एंड यूज वर्ड्स रैपिडली। थिंक एंड यूज वर्ड्स रैपिडली, हम उसे कहेंगे वर्ड फ्लुएंसी। उसके बाद नेक्स्ट है एम। एम का मतलब है मेमोरी, एबिलिटी टू रिमेंबर, याद रखने की सलाहियत। और लास्ट में है रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग उसे हम कहते हैं। ओके, ये 7 चीजें जी फैक्टर से, यानी कि ग्रुप फैक्टर के अंदर पेश की गई है। ओके, देखिए समझ में आ गया? जी, देखिए म्यूट कीजिए आपके। हम बोल रहे सर पढ़ाओ, स्टर्नबर्ग का बता रहे हैं क्या आप? चलिए, स्टर्नबर्ग 3 पहलुओं पर अपने जहानत के नज़रिए को बताते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एक दो चीज़ों से इंसान की जो जहानत है वो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि अगर इंसान की ज़िंदगी है, बच्चा है, वो तालीम हासिल कर रहा है, तो 3 चीज़ों को, 3 डोमेन तालीमी मकासद के अंदर होने चाहिए,
ठीक है। वो पहला है पी जिसका मतलब है प्रैक्टिकल, दूसरा है सी यानी क्रिएटिव, और तीसरा है ए यानी एनालिटिकल। ओके, इन तीन पहलुओं पर वो इंटेलिजेंस को बताते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब है कि जो कुछ भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कुछ में आपने इल्म हासिल किया है, उसके आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि आप उसको यूज़ कर सकें, अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। इस तरह का जो महाज है, इस तरह का जो डोमेन है, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर शुमार होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद दूसरा जो पहलू बताए हैं उन्होंने वो है क्रिएटिव। क्रिएटिव से मुराद कि अगर किसी के अंदर इन्वेंट करने की सलाहियत है, डिस्कवर करता है, सोचता है, तख्लीकी चीज़ों पर गौर व फिक्र करता है, ठीक है, साइंसदान हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो ये जो जहानत है वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर आएगी। इतना समझ में आया। उसके बाद तीसरी जो उन्होंने बताए हैं वो एनालिटिकल है। एनालिटिकल से मुराद क्या है कि जो कुछ भी उसके सामने मवाद पेश किया जा रहा है, जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है बच्चे के सामने या फ़र्द के सामने, अगर वो उसको क्रिटिकली सोचता है, तनकीदी नज़रिए से देखता है, उसका तज्ज़िया करता है, एनालिसिस करता है, उसके बारे में कोई राय क़ायम करता है, उसको कदर पैमाई करता है, इवैल्यूएट कर सकता है, उसको असेस कर सकता है। इस तरह का अगर किसी के अंदर इंटेलिजेंस है तो वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस के ज़ुमरे में उसका शुमार होगा। ये इंग्लिश में हमने बताए हैं, उर्दू में भी आपको बताए हैं समझने के लिए कि जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, उसको हम तख्लीकी ज़हानत कहेंगे। उसकी मिसाल भी हमने यहाँ पर दी है कि तख्लीकियत किसे कहते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सोचना, तनकीदी नज़र से सोचना, तख्लीकी आइडिया आपके दिमाग में आना, नई चीज़ों को दरियाफ़्त करना, ये सब क्रिएटिव थिंकिंग है या क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताए हैं प्रैक्टिकली, इसको हमने पहले नंबर पे दी इंग्लिश में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, उसको उर्दू में अमली ज़हानत कहते हैं। ये रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने की सलाहियत अगर किसी के अंदर है, इसका मतलब जो कुछ भी नॉलेज उसने हासिल किया है वो अपने मसाइल को हल करता है। उसकी सोच इस तरह बन चुकी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड था आपने जो पढ़ाए, तो अब वहाँ पर जो बच्चा है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है जो आपने स्कूल में लिए हैं, अब उसी नज़रिए की सोच को लेकर वो ज़िंदगी में जीता है कि हर मसाइल को वो हल पेश करता है। मसाइल को हल करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। वो फ़ैसले लेता है, अपनी ज़िंदगी में आने वाले दरपेश मसाइल को मौसर तरीके से हल निकालता है। ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और तीसरा है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तहलीली ज़हानत, जहाँ पर तज्ज़िया करने, मसाइल को हल करने, मुंतक़ को इस्तेमाल करने की सलाहियत है। ठीक है, जहाँ पर बच्चा या कोई भी फ़र्द मसाइल का तज्ज़िया करता है, उसका मालूमात का मवाज़ना करता है और उस पर मबनी ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए नताइज अक्स करता है। ठीक है, और आमतौर पर ये जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, तालीमी मक़ासिद को एक मरतबा फिर आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से गौर से सुनिए और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको नोट डाउन भी कीजिए, शायद आपने सुना नहीं था पहले। स्टर्नबर्ग का जो नज़रिया है उसका मकसद ये है कि तालीमी मैदान में सिर्फ़ तालीमी कामयाबी, सिर्फ़ स्कोर करना, अच्छे नंबरात से पास होना इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, ज़हानत सिर्फ़ तालीमी कामयाबी पर मुनहसर नहीं है। अगर किसी के पास पीएचडी की डिग्री है तो इतना काफ़ी नहीं है कि वो पीएचडी है, इस पे से आप उसका इंटेलिजेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, डॉक्टर बन गया तो ये सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है कि भाई वो डॉक्टर बन गया, अच्छे नंबरात से हासिल हो गया, उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, बल्कि इसके लिए उसके इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सलाहियतें शामिल होना चाहिए, वो है तख्लीकी, अमली और तज्ज़ियाती। अगर वो डॉक्टर है, उसने इल्म हासिल किया है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। अगर वो रट्टी पोपट डॉक्टर है कि कोई सर्दी ज़ुकाम बुखार वाला पेशेंट आता है उसके पास और वो उसने जो चीज़ें याद कर लिया एक मरतबा, तो ज़िंदगी भर वही मेडिसिन दे रहा है, कंपनी बंद भी हो गई तो वही दे रहा है पेशेंट को लिख कर। पेशेंट जा रहा है मेडिकल पे, ये सिरप दीजिए, और मेडिकल वाला कह रहा है कि ये तो 5 साल पहले बंद हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ने कोई क्रिएटिविटी का मुज़ाहरा किया नहीं किया, प्रैक्टिकल किया। कि प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिस है। ठीक है, कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को हम सामने रखेंगे यहाँ पर मिसाल के तौर पे, कि अगर प्रैक्टिकल है तो अगर वो कितनी भी अच्छी प्रैक्टिकल अपनी एमडी बन जाए, उसके बाद वो कितने भी यूके चले जाए, अमेरिका जाए, कितनी भी अच्छी डिग्रियां ला ले, तो क्या वो खाली डिग्रियों की बुनियाद पर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएगा?
उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है? उसी तरह अगर आप सीटेट पास हो गए, महा टीटी पास हो गए, आप पीएचडी कर लिए, तो क्या आप अच्छे टीचर बन गए? नहीं। आप अच्छे टीचर कब बनेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना ये आपकी कामयाबी नहीं है। ज़हानत का मुज़ाहिरा करना ये आपकी कामयाबी नहीं है। ये कामयाबी कब होगी? जब आप ज़हानत को आपकी डिग्रियों को अमली तौर पर बच्चों के अंदर चेंजेस करके लाके दिखाएंगे। इट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तज्जियाती ज़हानत से मुराद क्या है कि जब आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उसकी बुनियाद पर मुशाहिदा करते हैं, नतीजा अख्ज़ करते हैं। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर बन गया, पीएचडी हो गया, एमडी हो गया, यूके कैलिफोर्निया से उसने बड़ी डिग्री हासिल करके आया, लेकिन अब वो कोरोना का इलाज दरियाफ्त नहीं कर रहा। जो टीवी पे जी चैनल पे जो दिखा रहा है वही मेडिसिन दे रहा है। व्हाट इट मीन कि आजकल के डॉक्टरों के अंदर तज्जियाती सलाहियत नहीं है। वो डॉक्टर बन गए हैं डिग्री की बुनियाद पर, वो डॉक्टर बन गए हैं सर्टिफिकेट की बुनियाद पर, लेकिन वो जो मेडिसिन दे रहे हैं तो उस पर भी उनको गौर फिक्र करना चाहिए कि ये मेडिसिन किस हद तक कामयाब है, किस हद तक मुज़िर हो सकती है। अगर डॉक्टर इन पहलुओं पर तज्जिया करके एनालिसिस कर दे रहा है, खुद का रिसर्च कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे कि उसके अंदर तज्जियाती सलाहियत है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। आप टीचर बन गए हैं, जो टीचर डीएड में जो मेथड्स बताए हैं वही मेथड रिटायरमेंट तक चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, ठीक है? फिर आपके अंदर ये सलाहियत है कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस नहीं है, तो फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस टीचर के अंदर कब आएगा? जब वो मॉडर्न वे में, जदीद हालात में, जदीद तनाजुर में नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करेगा, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाएगा, बच्चों के ऊपर रिसर्च करेगा, केस स्टडी करेगा, पोर्टफोलियो बनाएगा, ठीक है? जब इस तरह के काम टीचर करेगा तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर तज्जियाती सलाहियत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद इंशाल्लाह बाकी की थ्योरीज हम देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an